और साथ ना एक दो चीज़ें आपने प्रैक्टिस के लिए करनी है। उसमें सबसे पहले हमने लास्ट लेक्चर में ये जो किया था क्लॉक वाला, तो एक आपने क्लॉक बनानी है, वो वाला काम करना है कि आपको ना पूरी क्लॉक शो हो रही है, उसके अंदर मैसेज जितनी भी जो करंट डेट या टाइम होगा ना वो शो हो रहा। एक आपने ये काम करना है। और एक हमने स्विच केस स्टेटमेंट आपको याद होगी, उसके अंदर हमने देखा था कि हम स्विच केस कैसे बना सकते हैं। तो उसमें आपने एक सिस्टम बनाना है, छोटा सा सिस्टम है कि आपने बनाना है कि अगर यूज़र अपनी डेट एंटर करे, हमने ना उसको आप मैंने ये कराया था आपको अलर्ट बॉक्स, ये वाला कंफर्म बॉक्स, अलर्ट बॉक्स और प्रॉम्प्ट बॉक्स। तो ये आपने पहले लगाना है। यूज़र यहाँ पे ना अपनी एज एंटर करे, जैसे यूज़र एज एंटर करेगा अपनी हमने वेरीफाई करना है कि क्या यूज़र 18 ईयर्स का है या नहीं है। अगर तो वो 18 का होगा तो हमने मैसेज शो करवा देना कंसोल के अंदर कि यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, यानी कि वो वोट कर सकता है। और अगर 18 से कम होगा तो वो वोट नहीं कर सकता। तो ये सिस्टम आपने छोटा सा बनाना है। उसमें आपका ये प्रॉम्प्ट यूज़ होगा, ये अलर्ट प्रॉम्प्ट और ये तीनों, इन तीनों चीज़ों को यूज़ करके जिनमें से इनमें से कौन सा जो सा भी आपको इजी लगे। वैसे मेरे ख्याल में प्रॉम्प्ट ही यूज़ होगा क्योंकि हम इसके अंदर मैसेज टाइप कर सकते हैं, तो प्रॉम्प्ट आपने यूज़ करना है। उसके बाद स्विच स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट, इन दोनों में से जो मर्जी यूज़ करके हमने ये सिस्टम बनाना है। तो ये आपने बनाना है। और एक ये हमने ये जो डेट एंड टाइम ये आपने शो करने वाला बनाना है। और इसके बाद एक अरे बना के ना उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ होंगे सारी प्रिंट करवानी है, उसका इंडेक्स प्रिंट करवाना है और उसकी सारी वैल्यूज़ प्रिंट करवानी है। तो ये 3 टास्क हैं, ये आपने कल चेक करवाने हैं। छोटे छोटे टास्क हैं ये तीनों। और उसके बाद एक क्विज़ होगा जिसके अंदर 20 MCQs होंगे, तो वो आपने करना है ताकि हमारे ना जितना भी अब तक रिएक्ट जावास्क्रिप्ट का काम कर लिया सारी प्रैक्टिस हो जाए हमारी। क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो चीज़ें भूल जाएंगी, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो चीज़ें याद रहेंगी। बाकी आज हमारा जो लास्ट लेक्चर है इसे इसके अंदर हम कवर कर लेंगे जो जितना भी हमारा रहता है। थोड़ा सा काम रह गया वो इसके अंदर कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले लेक्चर 6 का फाइल बना लेते हैं। ठीक है, इसको लिंक कर लेंगे हम इधर, लेक्चर 6। ठीक है, अब ये जो लेक्चर हमारा रिलेटेड है इसके अंदर हमने पढ़ना है डोम क्या होता है। डोम हमारे पास होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, यानी कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल किसे कहते हैं। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल कहते हैं कि हमारी जितनी भी HTML होती है ना ये सारी कन्वर्ट होती है जावास्क्रिप्ट में। क्योंकि मैंने बताया था कि हमारा जो ब्राउज़र होता है ना वो HTML को ही रीड कर सकता है, HTML के अलावा वो किसी लैंग्वेज को रीड नहीं कर सकता। तो हम क्या करते हैं अपनी जितनी भी HTML होती है ना उस सारे का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि अरेज क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होती है, तो इसी तरीके से ना सारी HTML का एक ऑब्जेक्ट बनता है जिसके अंदर ट्री स्ट्रक्चर बना होता है। अब ये हमारे पास ट्री स्ट्रक्चर क्या होता है, और समझिए हमारे पास एक HTML है, तो ये क्या एक मेन टैग है, ये HTML स्टार्ट हो रहा है, ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, नीचे यहाँ पे आके एंड हो रहा है। तो ये HTML का एक पेरेंट है। पेरेंट के अंदर फिर ये एक चाइल्ड है, ये हेड का एक चाइल्ड है, फिर इसी तरीके से बॉडी का एक चाइल्ड है। तो ये आपस में सिबलिंग का चाइल्ड भी है। इसी तरीके से हमारे पास जो मेटा टैग है टाइटल का, ये सारे क्या है हेड के चाइल्ड है। तो ये क्या हमारे पास ना एक हायरार्की बन गई। हायरार्की कहते हैं कि टॉप से बॉटम में हायरार्की बनना, तो इसको ट्री स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो ये सारा जो ट्री स्ट्रक्चर होता है ना, जितनी भी हमारी HTML लिखी होगी ना सारी जो है ना हमारा ब्राउज़र क्या करेगा एक ना डॉक्यूमेंट के अंदर स्टोर कर लेता है। उस डॉक्यूमेंट क्या कहेंगे ऑब्जेक्ट वाला, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट बनाएगा उसके अंदर ये सारी HTML को अपने अंदर सेव कर लेगा। फिर हमने क्या करना होता है उस डॉक्यूमेंट को यूज़ करके ना इसके अंदर से चीज़ें गेट करके यूज़ करते रहते हैं। तो इस डॉक्यूमेंट के अगर अंदर हमने कोई चीज़ चेंज करनी है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, आज हमने वो सीखना है कि हम डॉक्यूमेंट के अंदर से चीज़ें कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने ये 6 फाइल बनाई, यहाँ पे लगाते हैं कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर लिख देते हैं डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये हमारा एक डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट, तो ये हमारा डॉक्यूमेंट है। ठीक है, हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई है। ये कंसोल हो गया, हम इसको लाइव रन करते हैं अपने। तो लेक्चर 6 आ गया, इसको इंस्पेक्ट करेंगे, कंसोल के अंदर जाएंगे। तो कंसोल के अंदर ना ये हमारे पास एक सबसे ऊपर एक कंसोल मैसेज आ रहा है, मैं इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो ये कंसोल मैसेज आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है हैश डॉक्यूमेंट। अब ये देखें मैंने जैसे ही इसके ऊपर होवर करता हूँ तो मेरी जो वाइट स्क्रीन है ना सारी ये ब्लू कलर की हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि ये हमारा जितना भी HTML इसके अंदर लिखी हुई है सारी डॉक्यूमेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि ब्राउज़र जो है ना वो और किसी लैंग्वेज को समझ नहीं सकता, तो वो HTML को सारी को कन्वर्ट करता है हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर ताकि समझ सके उसको। अब हमने जी इसके ऊपर एक लिंक आ रहा है 127.0.0.1, ये क्यों आ रहा है, ये हमारे पास ना लोकल होस्ट एक मशीन होती है। लोकल होस्ट मशीन वो होती है जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं। अभी मैं अपने लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ तो ये हमारी एक लोकल होस्ट मशीन है। तो लोकल होस्ट मशीन में से अगर हमने कोई फाइल को गेट करते हैं ना तो वो फाइल का लिंक यहाँ पे आता है।
तो अभी हम क्या कहते हैं, लाइव सर्वर चला रहे हैं। लाइव सर्वर में कैसे चलाया था, हम अपने वी एस कोड में आए थे, यहाँ पे हमने एक्सटेंशन यूज़ की हुई थी गो लाइव की। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो इसने क्या किया, मेरे कंप्यूटर में से उस फाइल को निकाल के ना एक पोर्ट बनाई। अब हमारे कंप्यूटर में ना डिफरेंट पोर्ट्स होती हैं, हर पोर्ट का काम डिफरेंट होता है। तो पोर्ट की मदद से हम क्या करें, कंप्यूटर के अंदर किसी भी फाइल को रीड कर सकते हैं। तो उसने क्या किया, एक 5500 की पोर्ट बनाई, यानी कि मेरे कंप्यूटर में ये पोर्ट एग्जिस्ट करती है। तो उसने इस पोर्ट को इनेबल करके ना ब्राउज़र के ऊपर शो करवा दिया। तो इसने क्या किया, 127 ये क्या है, लोकल होस्ट, यानी कि ये मेरी मशीन जो होती है ना, ये लैपटॉप है मेरा, इसको लोकल होस्ट कंसीडर कर रहा है। तो लोकल होस्ट का जो लिंक होता है ना वो 127.0.0.1 होता है। इस तरीके से भी लिखा जाता है, या लोकल होस्ट सिंपल भी लिख सकते हैं। उसके बाद कॉलर लगा के पोर्ट नंबर आता है कि किस पोर्ट से वो फाइल को रीड कर रहे हैं। तो उसने उस पोर्ट नंबर को यहाँ पे शो करा के इस फाइल को रीड कर लिया। जब आप जाएंगे ना रिएक्ट के केस में या नोड.जेएस के केस में, उस चीज़ में हमारी ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि इस चीज़ लिंक की बेस पर ही हम उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो हमने कंसोल किया डॉक्यूमेंट, तो उसने क्या किया, कंप्लीट एक डॉक्यूमेंट हमारा था, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें थी वो सारी ले हैं। अब जैसे मैंने इसको ओपन किया है तो हमारे पास इसके अंदर जितनी भी हमने HTML लिखी हुई थी वो सारी की सारी इसके अंदर आ गई है। ये देखिए, हमने इतनी HTML का कोड लिखा हुआ था, ये सारा कोड उसने क्या किया, डॉक्यूमेंट के अंदर गेट कर लिया। अब हम क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट के अंदर से चीज़ों को रीड कर सकते हैं, यानी कि जावास्क्रिप्ट की हेल्प से ही हम HTML के अंदर चीज़ें चेंज कर सकते हैं। पहले हम क्या करते थे, जो भी हमने चीज़ चेंज करती थी हमने HTML के अंदर लिखते थे, फिर CSS के मदद से स्टाइल करते थे। अब हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट यूज़ करें। जावास्क्रिप्ट हमारे पास क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज की मदद से हम HTML के अंदर से कोई भी कंटेंट गेट कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे ना एक हेडिंग ये लगी हुई है हमारे पास, कौन सी H1 लगी हुई है। अब हम क्या कहते हैं, जावास्क्रिप्ट की हेल्प है ना, इसका कलर वगैरह चेंज करना है, या इसको गेट करके ना इसको चेंजेस करनी है, इसके अंदर फ़ॉन्ट साइज चेंज करना है, तो ये सारा हमने जावास्क्रिप्ट की हेल्प से करना है। तो वो कैसे कर सकते हैं, तो उसको गेट करने के लिए हमें ये डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। तो हम इस डॉक्यूमेंट को यूज़ करके इसके ऊपर सारी फंक्शनलिटी परफॉर्म करेंगे। तो उस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं डॉम या डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, क्योंकि आपको देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बना है, तो ये सारी एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि इसके अंदर सारा डाटा आ गया हमारे पास। तो उस डाटा को हम गेट कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल हमारा हुआ, जितनी भी हमारी HTML का स्ट्रक्चर है सारे इसके अंदर रैप हो गया है, ठीक है। अब हम इस पर काम करते हैं। तो HTML के ऊपर कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास दो चीज़ें यूज़ होती है, या तो हम ID यूज़ करते हैं या हम क्लास यूज़ करते हैं। जैसे अगर आपने CSS अगर पहले की उसमें भी हमने देखा होगा कि हमने जितनी भी स्टाइलिंग अप्लाई करनी होती है HTML के ऊपर, वो हम या तो क्लास की मदद से करते हैं या हम ID की मदद से करते हैं। तो इस तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर भी अगर हमने HTML के किसी भी एलिमेंट में कोई एक्शन परफॉर्म करना है ना, तो हम या तो ID यूज़ करेंगे तो या क्लास यूज़ करेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक ID यूज़ कर लेते हैं। आपको पता है कि ID जो चीज़ होती है वो यूनिक होती है, हर एलिमेंट की ID यूनिक होती है। क्लास जो होती है वो क्लास डिफरेंट असाइन की जा सकती है। फॉर एग्जांपल एक हमारी क्लास है बैकेंड की, फॉर एग्जांपल है बैकेंड की एक क्लास है, उसके अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं यानी कि एक क्लास के अंदर डिफरेंट चीज़ें आ सकती है, मल्टीपल चीज़ें हो सकती है क्लास के अंदर। तो आपको पता है कि एक डिपार्टमेंट है उसके अंदर क्लासेस भी डिफरेंट हो सकती है, मल्टीपल क्लासेस हो सकती है। लेकिन जो ID होती है वो हर स्टूडेंट की यूनिक होती है। रोल नंबर जैसे अगर स्टूडेंट का होगा तो हर स्टूडेंट का जो रोल नंबर होता है वो यूनिक होता है, वो दूसरे स्टूडेंट को असाइन नहीं हो सकता। लेकिन क्लास जो है वो दूसरे स्टूडेंट को असाइन हो सकती है। क्लास में मल्टीपल स्टूडेंट हो सकते हैं, एक डिपार्टमेंट के अंदर मल्टीपल क्लासेस हो सकती है। तो ID जो होती है ना वो हमेशा यूनिक होती है। तो हम क्या करते हैं, अपनी जितना भी काम करना है हम IDs की मदद से भी करते हैं, क्लास की मदद से कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने मल्टीपल चीज़ों के ऊपर काम करना हो तो हम क्लास यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर भी। और अगर हमने सिर्फ किसी यूनिक चीज़ के ऊपर काम करना है, हम चाहते हैं सिर्फ उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म हो, तो हम ID यूज़ करेंगे। अभी हम जा रहे हैं कि सिर्फ हमारे पास जो HTML है ना, ये हेडिंग लगी हुई है, सिर्फ इसके ऊपर काम करना है। तो हम इसके लिए क्या करें, इसको ID असाइन कर देंगे। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अपनी इंडेक्स वाली फाइल के अंदर रहना है HTML वाली की, और जैसे हम CSS के लिए यहाँ पे क्लास लगाते थे या ID लगाते थे, इस तरीके से हमने क्या करना है, यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज़ करना है ID का। ID लगा के इसको ID असाइन कर देनी है। अब ये हमारी हेडिंग है तो इसको हम ID असाइन कर देते हैं हेडिंग की, ठीक है। ये हमारी क्या हो, हेडिंग की ID असाइन होगी, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ना जावास्क्रिप्ट की मदद से इसके अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है ना ये गेट करना चाह रहा हूँ, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। उसको गेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक बटन लगा लूँगा। यहाँ पे एक बटन भी लगा लेते हैं कि हम जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक करें ना, तो क्लिक करने पे हमें क्या करना है, इस एलिमेंट का जो भी टेक्स्ट होगा ना वो हमें शो करवा दे। तो उसके लिए हम एक बटन भी बना लेते हैं। इसके अंदर हम बटन के अंदर लिख देते हैं गेट टेक्स्ट, ठीक है। आप क्योंकि बटन की मदद से भी हमने टेक्स्ट गेट करना है, तो मैंने बताया कि जो भी हमने एक्शन परफॉर्म करना है हमें क्लास या ID लाजमी असाइन करनी पड़ेगी। तो हमने अगर बटन को यूज़ करना है तो बटन के ऊपर भी कोई ना कोई क्लास या ID असाइन करनी पड़ेगी। तो हम इसको भी ID असाइन कर देते हैं। हम इसको कर देते हैं BTN, ये इसकी क्लास है BTN की। तो हमने क्या किया, दोनों हेडिंग को भी एक ID असाइन कर दी और अपने जो बटन है उसको भी एक ID असाइन कर ली। यहाँ पर हम थोड़ी स्पेस ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अपनी जो फाइल है
अब एक चीज़ और आपने याद रखनी है कि जैसे हम CSS के अंदर 3 वेज होते हैं, हमारे पास 3 तरीके होते हैं जावास्क्रिप्ट को यूज़ करने के। एक इंटरनल CSS होती है, एक एक्सटर्नल CSS होती है और एक इनलाइन CSS होती है। इसी तरीके से हमारे पास जावास्क्रिप्ट को यूज़ करने के भी 2 तरीके होते हैं, एक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट होती है, एक इंटरनल जावास्क्रिप्ट होती है। हम फर्स्ट लेक्चर से क्या कर रहे हैं, हम एक्सटर्नल CSS यूज़ कर रहे हैं, यानी हम क्या करते हैं, सेपरेट फाइल बनाते हैं जावास्क्रिप्ट की, बनाने के बाद उसको स्क्रिप्ट के टैग की मदद से लिंक करके फिर यूज़ करते हैं। लेकिन दूसरा तरीका हमारे पास है इंटरनल CSS, इंटरनल जावास्क्रिप्ट। हम क्या कर सकते हैं, बॉडी के अंदर आके या अपने स्क्रिप्ट का टैग लगा के इसके अंदर भी जावास्क्रिप्ट लिख के, यानी कि HTML की फाइल के अंदर भी जावास्क्रिप्ट लिख के यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्रिप्ट का टैग लगाना पड़ेगा। तो इसकी मदद से आप यानी कि एक फाइल के अंदर भी दोनों काम कर सकते हैं। लेकिन हमने इस फर्स्ट लेक्चर से इसलिए क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर एक ही फाइल के अंदर आप कोड ज़्यादा लिख दें तो फाइल बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है। तो हमने कोशिश करनी है कि हम अपनी फाइलों को ना कोड को डिवाइड करके रखें, ताकि हमें पता हो कि HTML का कोड किस फाइल में पड़ा हुआ है, जावास्क्रिप्ट का कोड किस फाइल में पड़ा हुआ है। तो हम दोनों को सेपरेट करने के लिए हमने क्या किया, दूसरा वे यूज़ किया था। और दूसरा जो बेस्ट वे है यही यूज़ किया जाता है कि एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट यूज़ की जाती है। लेकिन जब हमारे पास कोड से 2-4 लाइनों का ज़्यादा हो तो फिर हम इंटरनल जावास्क्रिप्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करें, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे जैसे हम पहले कर रहे थे। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने आईडी तो असाइन करनी है। अब हमने जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर जाना है। हमने फर्स्ट लेक्चर में सीखा था कि वेरिएबल कैसे बनाते हैं। तो हमने एक वेरिएबल बनाना है, कोस्टेड का जो कीवर्ड है वो यूज़ किया है। उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाना है, हम वेरिएबल का नाम रख देते हैं हेडिंग। ठीक है, आप इक्वल लगा के, अब मैंने बताया कि हमने HTML के ऊपर जितने भी एक्शन परफॉर्म करने हैं हमने डोम को यूज़ करना है, क्योंकि डोम के अंदर ये सारा हमारे पास जितना भी कंटेंट HTML का सारा डोम के अंदर पड़ा हुआ है। तो हमने डोम के अंदर से चीज़ों को गाइड करके यूज़ करना है। ठीक है, तो डोम के अंदर से गाइड करने के लिए हमारे पास यूज़ होगा डॉक्यूमेंट, जो हमने पहले यूज़ किया था डॉक्यूमेंट। इसके आगे अगर हमने लगाना है डॉट। अब डॉट लगा के हमने अपने फंक्शन यूज़ करने हैं। हमने देखा था प्री बिल्ड फंक्शन, यानी कि जो पहले से एग्जिस्ट करते हैं। इस तरीके से डोम हमारे पास है, डोम के भी कुछ जो है ना प्री बिल्ड फंक्शन हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, हम उनको यूज़ करके एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें चाहिए कि हमने जो हेडिंग ये बनाई है ना, इसको हमने गेट करना है। ठीक है, तो हेडिंग के ऊपर हमने क्या लगाई है, आईडी लगाई है। इसके ऊपर भी आईडी लगाई है, जो नीचे वाला है इसके ऊपर भी आईडी लगाई। इसको हम क्लास कर देते हैं फॉर अभी के लिए, ताकि हमें पता चले हम दोनों तरीक़ों से काम कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको क्लास कर देते हैं। ठीक है, बट ठीक है, अब हमने क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट। अब जिसके ऊपर आईडी लगी हुई है ना, उसको गेट करने के लिए हमने जो फंक्शन यूज़ करना है उसका नाम है गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, ये आपने फंक्शन यूज़ करना है। ये क्या करेगा, किसी भी एलिमेंट को आईडी के बेस पे गेट करेगा। तो हमने इसको बंद किया, ये इस फंक्शन का नाम लिख के उसको रैप कर दिया। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या करना है, उस आईडी का नाम लिखना है जो हमने HTML के जो टैग होगा उसको आईडी असाइन की होगी। तो हमने कौन सी आईडी असाइन की थी, हेडिंग की। हमने इसको कॉपी किया, इसके अंदर आके हमने क्या करना है, पेस्ट कर देना है यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये जो वैल्यू है डॉक्यूमेंट के अंदर से उस एलिमेंट को गेट करके हम हेडिंग के एक जो है ना वेरिएबल उसके अंदर स्टोर करा सकते हैं। आप इस वेरिएबल का नाम चेंज कर सकते हैं, कुछ भी जो रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे नेम आपने हमेशा वही रखना जो आईडी को नेम असाइन किया होगा, यानी कि जहाँ पे जो नेम असाइन किया होगा आईडी से, वही नेम आपने इस फंक्शन के अंदर यूज़ करना है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हेडिंग को गेट करेगा। हमने क्या करना है, बटन को भी गेट करना है। तो हम क्या करेंगे, कोस्टेड हमारा बटन है इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट। अब दूसरा हमने बटन के ऊपर क्या लगाया, क्लास लगाई हुई है। तो क्लास को गेट करने के लिए हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। ये हमारा फंक्शन है जो कि क्लास नेम की मदद से गेट करता है। हमने ये लगा के यहाँ पे आप बटन का उस क्लास का नाम लिख रहे हैं जो बटन को दीजिए। तो बटन को हमने क्लास दी थी BTN की, हमने इसके नेम को कॉपी किया, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, हमने 2 वेरिएबल बना लिए, एक हेडिंग के लिए और एक बटन के लिए हमने वेरिएबल बनाया, उसके अंदर वैल्यू से असाइन कर ली। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि जैसे हम बटन के ऊपर क्लिक करें ना, तो बटन के ऊपर क्लिक करने पे हम हेडिंग के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है ना वो गेट करके लिए। तो बटन के ऊपर हमने क्या करना है, क्लिक करना है। तो ये क्लिक क्या है, एक इवेंट है, इवेंट कहते हैं इसको, क्योंकि हमारे पास जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जितनी भी चीज़ें काम किए जाते हैं वो कोई ना कोई इवेंट परफॉर्म होता है। तो बटन का जो इवेंट होता है वो हमेशा क्लिक होता है। आपको पता है हम बटन के ऊपर हमेशा क्लिक करते हैं। तो बटन हमारा क्या है, क्लिक है, इसका इवेंट लिसनर है। तो हमने क्या करना है, इस इवेंट को लिसन करना है। लिसन करना होता है कि हमने जो बटन के क्लिक के ऊपर कोई भी एक्शन परफॉर्म होगा हमने उसको लिसन कर लेना है। तो उसको हम करेंगे बटन के इवेंट को। इस तरीके से माउस के इवेंट होते हैं, कीबोर्ड के इवेंट्स होते हैं। इस तरीके से हमारे पास फॉर्म का, जैसे कि HTML का आपको पता हो कि HTML के अंदर फॉर्म्स होते हैं, उसके अंदर हम डाटा पुट करके बटन प्रेस करते हैं, वो फॉर्म सबमिट होता है। तो फॉर्म की हमेशा जो इवेंट होता है ना फॉर्म का, वो सबमिट का होता है। इस तरीके बटन का क्लिक होता है, फॉर्म का हमेशा सबमिट का जो इवेंट होता है। तो हम इनको यूज़ कर सकते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, बटन यूज़ कर रहे हैं। तो बटन का इवेंट हमारे पास है क्लिक का। तो हमने क्या करना है, बटन के क्लिक के इवेंट को कॉपी करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बटन जो हमने वेरिएबल बनाया था बटन का, ठीक है, उसके बाद लगाएंगे डॉट इवेंट लिसन।
ऐड इवेंट वेटिंग क्या ये हमारे पास है बुक। ठीक है, ऐड इवेंट लिस्टर, ये ऐड इवेंट लिस्टर ये भी हमारे पास एक फंक्शन है। तो ये क्या करता है, जो भी हमारे पास कोई भी एक्शन होता है या इवेंट होता है उसको लिसन करने के लिए यूज़ किया जाता है। लिसन करने का मतलब होता है उसको हमने कैच करना है या उसको जो है ना कॉपी करके या उसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करना है तो उसको हमने लिसन करना है उस इवेंट को। अब बटन का इवेंट हमारे पास होता है हमेशा क्लिक का। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या करना है, बटन अपना जो वेरिएबल था बटन का वो लिखा, उसके ऊपर फंक्शन लगाया ऐड इवेंट लिस्टर का। अब इवेंट का नाम लिखना है, तो मैंने बताया कि बटन का इवेंट हमारे पास हमेशा था क्लिक का। तो आपने यहाँ पे जो है ना कोटेशन लगा के इसके अंदर नाम लिखना है अपने उस इवेंट का। तो बटन का इवेंट होता है क्लिक का, तो हमने लिख दिया क्लिक। ठीक है, ये हमारा इवेंट हो गया। तो ये इवेंट का नाम लिख लिया। इवेंट का नाम लिखने के बाद हमने क्या करना, फंक्शन बनाना होता है या एक्शन परफॉर्म जो भी करना है उस एक्शन को हम फंक्शन के अंदर लिखेंगे कि इस क्लिक के ऊपर हमने क्या काम करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने देखा था कि फैटर फंक्शन क्या होता है, तो हमने फैटर फंक्शन बनाना है यहाँ पे इस तरीके से। तो ये क्या होगा, फैटर फंक्शन बनाया, इसको हम कहते हैं कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन का मतलब होता है कि हम जैसे ये इवेंट हमारा ट्रिगर होगा या इवेंट हम बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इवेंट ट्रिगर होगा। तो जैसे ही ट्रिगर होगा तो हमने कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है, तो इस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए हम क्या कहते हैं, कॉल बैक फंक्शन यूज़ करते हैं। कॉल बैक फंक्शन को लिखने के लिए हम क्या कहते हैं, जो एरो फंक्शन होता है वही यूज़ करते हैं। हमने अपना एरो फंक्शन बना दिया। अब इसके अंदर हम लिखेंगे कि हमने क्या एक्शन परफॉर्म करना है। अब हमने क्या करना है, जो हेडिंग है इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है हमने वो गेट करना है। तो हम क्या करेंगे, अपनी हेडिंग किस हमने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर की हुई है, हम क्या करेंगे उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे डॉट इनर HTML। अब क्योंकि अंदर वाला टेक्स्ट हमने गेट करना है, हम चाहते हैं कि HTML का जो टैग लगा हुआ है H1 का उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो गेट करना है। तो उसको अंदर वाले टेक्स्ट को कहेंगे इनर HTML, यानी कि HTML के अंदर जो लिखा हुआ है, तो उसको गेट करने के लिए हम ये यूज़ करेंगे। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको करेंगे कंसोल करना चाह रहे हैं क्योंकि आपको पता है कोई भी मैसेज प्रिंट करवाना हो या देखना हो उसका रिजल्ट तो हम कंसोल यूज़ करते हैं। तो हम इसको कट करेंगे, यहाँ पे कंसोल लगा देंगे console.log और इसके अंदर हम उसको प्लेस कर देंगे heading.inner.html। अब हम चेक करेंगे कि हमारे पास क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो अभी हमारे पास कोई नहीं आ रहा। बटन डॉट एड इवेंट लिस्नर, अभी हमारे पास एक इशू आ रहा है, क्यों हो रहा है? मैं इसको आईडी करके देखते हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी। हमारे पास एक इशू आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, बटन के ना हमने जब क्लास लगे तो क्लास नेम को गेट नहीं कर रहा। तो हमने क्या करें, इसके ऊपर भी आईडी लगा दी कि हम इसको आईडी को बेस पे गेट कर रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्लास नेम की बेस पे कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्लास नेम बताना पड़ेगा। जैसे हमने ये फंक्शन यूज़ किया गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसी तरीके से हम गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर आपको क्लास नेम पास करना पड़ेगा जैसे हमने पहले किया, लेकिन वो थोड़ा सा इशू आ रहा था इसलिए हमने आईडी ही यूज़ कर लिया। अब क्या होगा कि जैसे हम बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, मैं इसको रिफ्रेश किया, मैं जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो क्या करेगा, इसके अंदर वाला जो टेक्स्ट होगा ना वो कॉपी करके हमें कंसोल के अंदर शो करवा देगा। अब हम चेक करते हैं क्या ऐसे होता भी है कि नहीं। मैंने जैसे बटन के ऊपर क्लिक किया तो उसने क्या किया, इसके अंदर से जो भी टेक्स्ट था सारा कॉपी किया और हमें शो करवा दिया। तो ये कैसे शो हुआ, मैंने बताया कि हमने डोम यूज़ किया था। डोम यानी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल यूज़ किया। तो मैंने प्रिंट करा के भी दिखाया कंसोल के अंदर, तो उसके अंदर सारी हमारी HTML आ ली थी। तो हमने क्या किया, उस डॉक्यूमेंट के अंदर से जावास्क्रिप्ट की मदद से ये सारा टेक्स्ट गेट कर लिया। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, टेक्स्ट भी गेट कर सकते हैं। अब हमने क्या किया था, सिर्फ इनर टेक्स्ट गेट किया था। हम चाहते हैं इसकी HTML गेट करें, तो उसके लिए हम इसका फंक्शन यूज़ करेंगे। इसको कॉपी कर लेते हैं सारे को, कंसोल, यहाँ पे हम लिखेंगे आउटर HTML, इनर HTML, आउटर HTML। हमने जैसे आउटर HTML लिखा, बटन को प्रेस किया तो उसने क्या किया, इसका जो आउटर टेक्स्ट था यानी कि जो पूरा HTML का टैग था वो ये मैंने रिटर्न कर दिया। उसके अंदर आईडी भी आ गई कि उसने बता दिया कि हमने कौन सा टैग यूज़ किया हुआ था इसके लिए, उसने वो पूरा टैग हमें रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट की मदद से इनर टेक्स्ट भी गेट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट का, और आउटर टेक्स्ट या आउटर HTML भी गेट कर सकते हैं कि इसको देखने के लिए इसने कौन सा टेक्स्ट यूज़ किया है या कौन सा टैग यूज़ किया है। तो ये काम भी करके हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट की हेल्प से हम ये भी काम कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इस हेडिंग के ऊपर माउस करूँ, माउस लेके जाऊँ, उसका कलर चेंज हो जाए।
और जैसे माउस इससे साइड पे करूँ इसका फिर कलर चेंज हो जाए। तो वो हमारे पास क्या है, माउस के इवेंट्स है। मैं बता रहा हूँ कि हमने माउस को इसके ऊपर ले गए, ये हमारा जो एरो शो हो रहा है, ये एरो हमारा माउस है, माउस का एरो है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं माउस इस हेडिंग के ऊपर लेके जाऊँ, इस हेडिंग का कलर चेंज हो जाए, जैसे माउस बैक लेके इस हेडिंग का कलर दोबारा चेंज हो जाए। तो इसको करने के लिए हम क्या करें, माउस के इवेंट लगाएंगे। ये हमने पहले क्या किया था, ये हमारा बटन का इवेंट था। तो अब हमने क्या करना है, माउस के इवेंट लगाने हैं। तो बटन का इवेंट हमने क्या लगाया था, बटन के ऊपर लगाया था। लेकिन माउस का इवेंट जो होता है वो हम बटन को तो कोई प्रेस नहीं करते, हम सिर्फ एरो को लेके जाते हैं। तो एरो को लेके जाने के लिए हम क्या करें, हेडिंग के ऊपर माउस के इवेंट्स लगाएंगे। मैंने पहले वेरिएबल बनाया हुआ है, हमने हेडिंग का वेरिएबल बनाया है, तो हमने इस हेडिंग के वैल्यू को कॉपी करना है। हमने हेडिंग का नेम लिखा डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, क्योंकि हमने इवेंट को लिसन करना है, माउस के इवेंट को लिसन कर रहे हैं, तो हमने ऐड इवेंट लिस्नर वाला फंक्शन लगा दिया। और इसके अंदर हमने एरो लगा के माउस माउस ओवर ये हमारे पास एक फंक्शन है माउस का, या इवेंट है माउस का। हमने इसको एंटर किया और इसके बाद हमें कॉल बैक फंक्शन में लगाना है, क्योंकि हमें कुछ ना कोई एक्शन परफॉर्म करना है। हमने क्या किया, एरो लगाया, कॉल बैक फंक्शन बनाया अपना। और इसके अंदर हम लगा देते कि हमारी जो पहले हमने क्या किया था, हेडिंग डॉट इनर HTML किया था, वो क्या करता है, इनर HTML को गेट करके दे रहा था। अब हम चाहते हैं कि जो हेडिंग है ना कलर चेंज हो जाए। तो कलर चेंज करने के लिए हमने क्या करना है, अपनी हेडिंग का नेम कॉपी किया, वेरिएबल कॉपी किया, डॉट स्टाइल, क्योंकि आपको पता है CSS के में जो भी काम किया जाता है वो हमेशा स्टाइल से किया जाता है। तो हमने स्टाइल लिख के आगे लिख दिया कलर, क्योंकि हम इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं। तो हमने कलर लिखा और इक्वल लगा के कलर का नेम लिखेंगे, हम कौन सा कलर लगाना चाह रहे हैं। तो हमने क्या किया, रेड। अब इसको रिफ्रेश किया, मैं जैसे माउस को इसके ऊपर लेके जाऊंगा, देखिए इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये देखिए मैं वापस ले गया, वापस नहीं चेंज हो रहा। लेकिन एक दफ़ा मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, मैंने रिफ्रेश किया, जैसे मैं माउस इसके ऊपर लेके गया इसका कलर चेंज हो गया हमारे पास। अब वापस ले गया, कलर चेंज हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊँ इसका कलर चेंज हो जाए, जैसे माउस वापस ले गया दोबारा कलर इसका ब्लैक हो जाए। ठीक है, उसके लिए हमने क्या कहता, माउस जब ऊपर लेके गए थे तो वो माउस ओवर का फंक्शन था, तो इसलिए हमने माउस को बैक लेके आना। तो उसके लिए हमारे पास माउस का एक और फंक्शन हमारे पास होगा, हम दोबारा हेडिंग के ऊपर लगाएंगे, डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और इसको कहते हैं माउस आउट। माउस होवर और माउस आउट ये दो फंक्शन हमारे पास होते हैं, इवेंट होते हैं, सॉरी फंक्शन नहीं, इवेंट्स है हमारे पास ये माउस के। तो अब मैंने सेम वही काम किया, हेडिंग डॉट, इसका स्टाइल हमने चेंज करना है, स्टाइल डॉट कलर इक्वल टू ब्लैक। तो ये मैंने लगा दिया। अब मैंने पेज को रिफ्रेश किया, बाय डिफ़ॉल्ट मेरा पास ब्लैक कलर शो हो रहा है, लेकिन जैसे मैं माउस को ऊपर लेके जाऊँगा कलर रेड हो जाएगा, जैसे मैं माउस को बैक लेके आऊँगा दोबारा इसका कलर ब्लैक हो जाएगा। तो आपने देखा होगा कि जब हमारे पास CSS यूज़ करते हैं तो हम किसी भी लिंक के ऊपर माउस लेके जाते हैं तो हमारा माउस होवर होता है, वो होवर की फंक्शनलिटी होती है उसके CSS के अंदर। माउस आउट करते हैं वो कलर दोबारा चेंज हो जाए, तो वो उसके पीछे हमारी जो रीज़न होती है वो यही रीज़न होती है कि हमने HTML का ये जो है ना जावास्क्रिप्ट का ये कोड लिखा होता है, उसके अंदर कुछ चीज़ें हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना एग्जिस्ट करती है। CSS के अंदर भी कुछ चीज़ें हमारे ना जो जावास्क्रिप्ट ना थोड़ी बहुत ये बाय डिफ़ॉल्ट लिखी होती है। तो ये इतना जावास्क्रिप्ट का जो काम था ना, जो माउस होवर के ऊपर चलता है, तो वो इस लॉजिक, उसका पीछे ये लॉजिक होता है हमारा कि माउस इस तरह से होवर इफेक्ट उस पर चलता है। तो ये हमने सीख लिया कि होवर इफेक्ट कैसे लगा सकती है। अब ये तो हमारे हो गए माउस के। अब हम यूज़ करते हैं कीबोर्ड के, कि कीबोर्ड के हम फंक्शन कैसे लगा सकते फंक्शन कह रहा हूँ कीबोर्ड की इवेंट कैसे लगा सकते हैं। हमने क्या कहते हैं, क्लिक का इवेंट भी लगा दिया, माउस ओवर का लगा दिया, माउस आउट का लगा दिया। तो अब हम चाहते हैं एक इसी तरीके से और होता है हमारे पास डबल क्लिक का इवेंट भी होता है। माउस का एक इवेंट है हमारे पास डबल क्लिक का। हमने क्या करना है, हेडिंग डॉट इवेंट लिसनर, और डबल क्लिक के लिए हमारे पास होती है DBL क्लिक। तो ये हमारे पास एक माउस का इवेंट है, हमने एरो लगाया। अब हम चाहते हैं कि जैसे ही इस पर डबल क्लिक हो तो इसका कलर ब्लू हो जाए, स्टाइल डॉट कलर इक्वल टू ब्लू हो जाए। अब हमने दोबारा रिफ्रेश किया, अभी जैसे हम माउस लेके गए इसका कलर रेड हो गया, माउस वापस लेके ब्लैक हो गया। मैं चाहता हूँ जैसे डबल क्लिक होगा इस पर, ये देखिए जैसे ये देखिए जैसे डबल क्लिक हुआ इसका कलर हमेशा हमारे पास क्या हो, ब्लू हो गया। मैं दोबारा क्लिक करके देता हूँ, जैसे क्लिक हुआ इसका कलर ब्लू हो गया। लेकिन हमने क्या करा, माउस आउट का भी इवेंट लगाया हुआ है कि जैसे माउस पीछे होगा इसका कलर दोबारा चेंज होएगा। तो जैसे मैं माउस इस पे साइड पे ले गया वो कलर दोबारा ब्लू हो जाएगा। लेकिन ये डबल का इवेंट भी हमारे पास चल गया है, जैसे डबल क्लिक किया कलर हमारे पास चेंज हो गया, माउस साइड पर लेके गया ब्लैक हो गया, माउस दोबारा लेके रेड हो गया। तो ये हमारे पास माउस के इवेंट थे सारे।
अब हम कीबोर्ड के इवेंट लगाते हैं, तो कीबोर्ड के इवेंट जो लगाए जाते हैं ना वो हमें हमारे पास हेडिंग्स के ऊपर नहीं लगते, वो कीबोर्ड के इवेंट जितने भी होते हैं वो हमारे पास लगते हैं इनपुट फील्ड के ऊपर, कि इनपुट फील्ड के ऊपर हमने कोई ना कोई, क्योंकि आपको पता है कीबोर्ड हम कुछ ना कुछ टाइप करते हैं, तो टाइपिंग के जो काम होता है वो हम हेडिंग के ऊपर तो कर नहीं सकते, कोई ना कोई हमें टेक्स्ट बॉक्स या इनपुट बॉक्स चाहिए होगा जिसके अंदर हम टेक्स्ट कोई कुछ ना कुछ एंटर करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक इनपुट फील्ड बना लेते हैं, इनपुट, और इसकी टाइप हम रख देते हैं टेक्स्ट, और इस पर भी आईडी कोई ना कोई हमें असाइन करनी होगी, क्योंकि हम डोम के ऊपर काम कर रहे हैं, तो डोम के ऊपर काम करने के लिए हमें कोई ना कोई आईडी भी चाहिए होगी, तो इसको हम आईडी दे देते हैं। हमारे पास ये है इनपुट फील्ड, तो ये हमने इसको आईडी दे दी। अब हम क्या करेंगे, हमें इस आईडी को भी गेट करना पड़ेगा जैसे हमने बाकी आईडी गेट की थी। तो हम जाएंगे हेडिंग के बिल्कुल नीचे, कांस्टेंट इनपुट फील्ड इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्योंकि हमने आईडी असाइन की है तो हम आईडी से गेट करेंगे। इसके अंदर हमने आईडी का नाम दे दिया। तो अभी क्या कर सकते हैं, हमें इस आईडी यानी कि इनपुट फील्ड के ऊपर भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इस इनपुट के अंदर कुछ भी एंटर करें तो मैं उसको ट्रैक कर लूँ। अभी क्या हो रहा है कि मैं इस इनपुट के अंदर कुछ भी एंटर कर रहा हूँ तो मेरे पास कंसोल के अंदर कुछ भी नहीं शो हो रहा। मैं चाहता हूँ कि मैं ट्रैक करना चाह रहा हूँ कि यूज़र क्या एंटर कर रहा है इस इनपुट फील्ड के ऊपर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने इनपुट फील्ड के ऊपर एक्शन लगाने हैं, तो इनपुट फील्ड को कॉपी करेंगे हम, इनपुट फील्ड डॉट ऐड इवेंट लिसनर, क्योंकि आप कीबोर्ड पे काम कर रहे हैं तो आपको पता है कीबोर्ड का इवेंट होता है, या तो कीबोर्ड से हम बटन को टाइप कर एंटर कर सकते हैं या फिर बटन उठा सकते हैं, यानी कि बटन हम प्रेस करते हैं हमेशा। तो बटन प्रेस करने के ऊपर हमारे पास जो इवेंट होता है उसको हम कहते हैं की डाउन, और इसके ऊपर कॉल बैक फंक्शन लगेगा हमारा। अब ना माउस के केस में हमारे पास जो है ना, हमने कॉल बैक फंक्शन बनाया तो इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है। हमने देखा था कि हम पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, जब हमने फंक्शन वाला टॉपिक किया तो उसमें हमने सीखा था कि पैरामीटर हम कैसे पास कर सकते हैं। तो ये भी हमारा काम है, यहाँ पे हम अभी जो है ना पैरामीटर को यूज़ कर सकते हैं। तो माउस के केस में कोई भी हमारे पास पैरामीटर नहीं होते। हमने क्या किया, की डाउन का लगा दिया, क्योंकि हमने क्या करना है, इसकी इनपुट के अंदर यूज़र जो भी कीबोर्ड का बटन प्रेस करें हमने उसको काउंट करना है। तो हमने उसको काउंट करने के, यानी कि उसको जो भी इवेंट किया है बटन प्रेस किया हमने, वो देखने के कौन सा बटन यूज़र ने प्रेस किया है, तो इसको कहते हैं इवेंट। इवेंट हमारे पास एक तो अगर माउस का या कीबोर्ड का इवेंट हो गया, तो माउस के केस में तो हमने इवेंट को ट्रिगर या कैच नहीं करना होता, हमने सिर्फ इवेंट का नाम लिखना होता है। लेकिन कीबोर्ड के केस में हमें क्या करना है, हमने उस की को प्रिंट करना है कि यूज़र ने कौन सी की प्रेस की है। तो उसके लिए हमें क्या है, कीवर्ड इवेंट का नाम यहाँ पे लिख के ना इवेंट को एज अ पैरामीटर यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने पैरामीटर पास किया। अब हम जाके कंसोल के अंदर कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैसेज लिख देते हैं कि की डाउन, कि यूज़र ने कौन सी की प्रेस की है। यहाँ पे कॉलर लगा के यहाँ पे कोमा लगाया, और इवेंट का जो हमने पैरामीटर पास किया था लिख के, उसके अंदर हमने क्या करना है, की गेट करनी है कि यूज़र ने कौन सी की प्रेस की है, तो हमने डॉट की किया। अब इतना काम करने के बाद हम अपने पेज पे वापस आएंगे। जैसे पेज को रिफ्रेश करेंगे, अब ये एक एरर आ रहा है। ये एरर हमारे पास क्यों आ रहा था, हमने यूज़ किया था क्लास नेम। मैंने बताया था कि हम क्लास नेम की मदद से भी गेट कर सकते हैं और आईडी की मदद से भी एचटीएमएल को गेट कर सकते हैं। तो हमने बटन के ऊपर क्लास नेम पास किया हुआ है और हेडिंग के ऊपर आईडी पास किया हुआ है। तो जो क्लास नेम होती है ना, ये हमारे पास मल्टीपल क्लासेस, जैसे मैंने बताया कि हमारे पास क्लासेस जो है मल्टीपल हो सकती हैं। आईडी हमेशा यूनिक होती है, क्लासेस मल्टीपल हो सकती हैं। तो क्लास को एज अ अरे कंसिडर करता है। तो हमने पहले किया था अरे के लेक्चर में कि मल्टीपल अरे में से अगर हमने अरे के सिर्फ पहले एलिमेंट को गेट करना हो तो हम क्या कहते हैं, इंडेक्स को यूज़ करते हैं कि उस अरे के अंदर कौन सा इंडेक्स है। तो हमने क्या करना है, इस गेट एलिमेंट में क्लास नेम के बाद आने के बाद यहाँ पर अपनी अरे पास करके अरे के अंदर इंडेक्स पास कर दें कि 0। हम जो सबसे पहला इंडेक्स है वो गेट करना चाह रहे हैं। तो जैसे रिफ्रेश करेंगे अब हमारे पास वो एरर ख़त्म हो जाएगा। तो ये हम क्लास नेम की मदद से भी गेट कर सकते हैं और आईडी की मदद से भी एचटीएमएल के एलिमेंट को गेट कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि यूज़र इसके अंदर जो भी मैसेज टाइप करे वो मैसेज जो है कंसोल के अंदर शो हो जाए। और ये सेम ऐसे ही होगा। मैं इसको क्लोज करता हूँ और ये देखिए जैसे मैं मैसेज टाइप करता रहूँगा, ये देखिए कंसोल के अंदर हमारे पास वो मैसेज प्रिंट होता जा रहा है कि यूज़र कौन सी की प्रेस कर रहा है। अब ये की प्रेस पे है, की प्रेस भी सेम इसी यही काम करेगी, की डाउन भी सेम यही काम करेगी। अब हम चाहते हैं कि
अच्छा सर, मैं ना रोड के ऊपर ही हूँ, रोड के ऊपर ही क्लास ले रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा ना वो हो गया था। अच्छा ठीक है। अच्छा ये हमारे पास एक पहले एरर आ रहा था, मैंने बताया था कि हम क्लास नेम की मदद से भी यूज़ कर सकते हैं और आईडी की मदद से। हमारे पास एक एरर आ रहा था जब हमने क्लास नेम से कट करने की कोशिश की थी। वो एरर इसलिए था कि पता है कि क्लास नेम जो होती है ना वो मल्टीपल क्लासेज हो सकती है, यानी कि मल्टीपल टैग्स को सेम क्लास असाइन की जा सकती है। तो जो हमारी क्लास नेम होती है ना वो एज अ अरे कंसिडर होती है। तो अरे को हम प्रिंट करवाने के लिए क्या करते हैं, जैसे हमने अरे के केस में किया था कि हम इंडेक्स यूज़ करते थे कि तो हमें क्या करना है, अभी हमने सिर्फ एक क्लास पास की है तो हमें ये एक क्लास चाहिए। फर्स्ट क्लास में जो है ना बटन को असाइन किया, ये मेमो चाहिए। थोड़ा स्पीकर बंद कर ले, माइक बंद करें अपना। तो हमने क्या किया, अरे का फर्स्ट इंडेक्स लगा के ना उसके अंदर जीरो पास कर दिया। तो ये क्या होगा, अरेज को हम इस तरीके से भी गेट कर सकते हैं। तो यानी कि क्लास नेम से जब भी आपने गेट करना है तो आपने हमेशा इंडेक्स भी पास करना है कि हमने कौन सी क्लास का जो है ना पास करना चाह रहे हैं। तो हमने जीरो किया तो यानी कि ये फर्स्ट क्लास जिस भी फर्स्ट एलिमेंट को असाइन की होगी ना उसको गेट कर लेगी। तो अब माउस के केस में हमने कोई भी ना पैरामीटर नहीं पास किया था, लेकिन जो होता है ना कीबोर्ड का जब भी इवेंट आपने ट्रिगर करना है उसके केस में हमने ना इवेंट यहाँ पे पास करना है। क्योंकि हमने क्या करना है, कीबोर्ड का आपको पता है कि हमेशा कीबोर्ड के कीज़ होती है। तो की हमने देखनी है कि यूज़र कौन सी की प्रेस कर रहा है। तो की प्रेस करने के लिए हमें की को भी प्रिंट करना पड़ेगा। तो की को हम गेट करने के लिए इवेंट का पैरामीटर यूज़ करते हैं। नीचे हमने कंसोल लगाया, पैसे प्रिंट करवा दिया कि की डाउन। तो यहाँ पे हमने लगा दिया इवेंट डॉट की। अब ये क्या करेंगे, जैसे ही यूज़र कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करेगा ना तो वो ऑटोमेटिकली ये की काउंट करके हमें कंसोल दिखाता रहेगा। अगर मैं इसको पेज को रिफ्रेश करता हूँ, मैंने रिफ्रेश किया, अब मैं इनपुट फील्ड के अंदर मैं जो सी भी की प्रेस करूँगा ना, ये देखिए वो हमारे पास कंसोल के अंदर शो होती जाएगी। तो ये क्या हो रहा है कि यूज़र की सारी काउंट हो रही है। तो इस तरीके से हम यूज़र की ना कीबोर्ड के जरिए, कीबोर्ड के इवेंट के थ्रू यूज़र की कीज़ भी हम काउंट कर सकते हैं। अब मैं बैक स्पेस दबा रहा हूँ तो वो नीचे बता रहा है कि हमारा बैक स्पेस का बटन प्रेस हो रहा है। अब ये था की डाउन का, क्योंकि आपको पता है कि हमेशा हम बटन प्रेस करते हैं तो प्रेस करने में बटन डाउन जाता है। तो ये डाउन का इवेंट था। इस तरीके से बटन अप का भी, की अप का भी होता है हमारे पास। अब सेम इसी मैसेज को कॉपी करेंगे, पेस्ट करने में हमें सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे की अप का मैसेज कर देते हैं, की अप। अब हम क्या करते हैं, ये सारे ऊपर वाले ना एक दफ़ा क्लोज कर देते हैं सारे भी। अब हमने की आपका सिर्फ किया, यहाँ पे मैसेज भी चेंज कर देते हैं कि अब। तो अब ये क्या होगा कि मैं पेज को रिफ्रेश किया, मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ ना कोई भी, ये देखिए बटन प्रेस कर रहा हूँ वो काउंट नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे मैं बटन को छोड़ूंगा वो काउंट कर लेगा। पहले क्या हो रहा था, बटन डाउन करने पे, यानी कि बटन जब प्रेस होता था तब वो काउंट करता था। अब ये क्या कर रहे हैं, बटन प्रेस होने के बाद पर तो नहीं काउंट कर रहा है, लेकिन बटन छोड़ते हैं जैसे ही वो कर लेते हैं, यानी कि बटन को अप करते हैं तो वो उसको काउंट कर लेता है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड की इवेंट भी काउंट कर सकते हैं। तो ये कीबोर्ड के दो इवेंट हो गए। इस तरीके से जैसे हमारे पास माउस ओवर का माउस ओवर का और माउस आउट का इवेंट है ना, इस तरीके से कीबोर्ड के अंदर भी दो इवेंट होते हैं। हम इसको क्लोज करते हैं, इनपुट फील्ड डॉट एड इवेंट लिस्टर। उस इवेंट का नाम है फोकस, हमारे पास फोकस, ठीक है। हमने इसको क्लोज किया। अब फोकस क्या होता है कि हम जब बटन इनपुट फील्ड के अंदर क्लिक करते हैं, आपको पता है हम अंदर क्लिक करते हैं तो ये सारों में शेडो आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं इसके अंदर क्लिक करूँ ना इनपुट फील्ड के अंदर, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, इनपुट फील्ड का बैकग्राउंड कलर चेंज है। तो इसको इनपुट फील्ड का ना फोकस इफेक्ट कहते हैं। तो इसका फोकस इफेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इनपुट फील्ड डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इक्वल टू येलो। तो ये क्या करेगा, इसका इनर जो कोड है उसको, इनर जो पार्ट है इसको मैं कर देगा। ये हमारे पास, अच्छा इसको नहीं लगाना, ओ ये हमारी मिस्टेक ये की है, कर्ली ब्रैकेट आनी थी यहाँ पे हमारे पास, हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाई हुई थी। अब यहाँ पे करेगा, ठीक है। मैंने इसको रिफ्रेश किया, जैसे मैं इसके अंदर क्लिक करूँगा इनपुट फील्ड के अंदर इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। तो आपको पता है कि हमें इनपुट फील्ड का जो है ना अंदर बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर तो क्लिक किया बैकग्राउंड कलर चेंज हो, लेकिन मैं बाहर क्लिक करूँ इसका बैकग्राउंड कलर दोबारा वाइट हो जाए। अभी ये वाइट नहीं हो रहा। तो जैसे हमने माउस ओवर वाला और माउस ओवर वाला और आउट वाला किया था, इस तरीके से हम फोकस वाला करते हैं। इनपुट फील्ड के अंदर क्लिक करने में कलर चेंज होता है। और इस तरीके से एक दूसरा इवेंट होता है, इसको हम कॉपी किया, पेस्ट किया, इसको हम कहते हैं ब्लर का इफेक्ट, BL ब्लर। तो जैसे ही हमारे पास ब्लर का इफेक्ट काउंट हो तो इसका बैकग्राउंड कलर दोबारा वाइट हो जाए। मैंने इसको रिफ्रेश किया, जैसे मैं इसके अंदर क्लिक करूँगा
इसका बैकग्राउंड कलर हमारे पास ब्लैक हो जाएगा, वाइट येलो हो जाएगा, और जैसे मैं बाहर क्लिक करूँगा बैकग्राउंड कलर दोबारा इसका वाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करें, इनपुट फील्ड का जो है ना बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब लास्ट चीज़ हमारे पास जो इनपुट के अकॉर्डिंगली रह गई है वो है कि आपको पता है कि जब भी हम इनपुट फील्ड के अंदर कुछ भी मैसेज काउंट करते हैं तो हम बटन प्रेस करते हैं। जैसे कि फॉर्म्स हमारे होते हैं, फॉर्म्स के केस में हम क्या करते हैं, सारे फॉर्म के अंदर जितनी भी इनपुट फील्ड होती है उसमें वैल्यूज़ एंटर करते हैं, और जैसे सबमिट वाला बटन प्रेस करते हैं तो हम चाहते हैं कि जैसे सबमिट का बटन प्रेस हो, इनपुट फील्ड्स के अंदर जितनी वैल्यूज़ है ना वो सारी हमारे पास जो है ना गेट करके हमें कंसोल के अंदर मैसेज प्रिंट करवा दें। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे करेंगे, यूज़र यहाँ पे कंप्लीट मैसेज टाइप करें, जैसे गेट टेक्स्ट वाला मैसेज बटन प्रेस करें हमारे पास कंसोल के अंदर मैसेज आ जाएगा इसने यहाँ पे क्या काउंट किया हुआ है। उसको करने के लिए हमने क्या करना है, दोबारा अब पता है हमने बटन का केस आ गया, तो बटन के केस में आपको पता है हमारे पास जो इवेंट होता है वो क्लिक का होता है, तो हम सेम वही क्लिक का इवेंट लगाएंगे इसके ऊपर भी, तो दोबारा बटन आएगा हमारा, क्योंकि हम बटन पे काम करें तो बटन वाला वेरिएबल यूज़ होगा, बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर। बटन के इवेंट में हमारे पास क्या था, क्लिक का इवेंट था, लगाया। अब हमने क्या करना है, इनपुट फील्ड की जो वैल्यू है ना, जो इसके अंदर वैल्यू आ रही है वो गेट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंसोल लगाएंगे सबसे पहले, कंसोल डॉट लॉग इनपुट फील्ड आपको पता है कि हमने उसके लिए वेरिएबल ऊपर बनाया हुआ है, ये वाला जो इनपुट फील्ड की वैल्यू गेट कर रहा है। तो इनपुट फील्ड डॉट इवेंट डॉट वैल्यू, आई थिंक इसके लिए इवेंट डॉट वैल्यू एक में देखते हैं, यहाँ पे लिखा मतलब हमने डॉट वैल्यू, इसका इनपुट डॉट वैल्यू, ठीक है। अब ये चेक करते हैं क्या है ये एक्शन हमारे पास चलता भी है कि नहीं, तो हम इसमें लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। जैसे मैं बटन प्रेस किया तो हमारे पास हेलो वर्ल्ड आ गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनपुट फील्ड के अंदर जो भी यूज़र ने वैल्यू एंटर किया वो हम गेट कर सकते हैं। तो जब हम फॉर्म्स बनाते हैं तो फॉर्म के केस में हम इस तरीके से वैल्यूज गेट करते हैं। अब आपका एक छोटा सा टास्क भी है कल के लिए, एक और टास्क है, मैंने छोटे छोटे टास्क बताए ना, इसके अंदर एक टास्क आपको हो रहा है, आपने ना 3 फील्ड्स बनानी है, एक फर्स्ट नेम की, लास्ट नेम की और ईमेल की फील्ड बनानी है। और जैसे हम बटन प्रेस हो ना सबमिट वाला, जैसे सबमिट वाला बटन प्रेस होगा यूज़र का फर्स्ट नेम भी गेट कर ले, यूज़र का लास्ट नेम भी गेट करके, ईमेल में गेट करके, और यहाँ पे हमारे पास एक अलर्ट मैसेज हो उसके अंदर प्रिंट करवा दे। जैसे कि अभी कंसोल के अंदर मैसेज शो हो रहा है ना हमारे पास जो भी यूज़र ने वैल्यू एंटर की है, लेकिन जो अलर्ट वाला हमने एक फंक्शन किया था तो अलर्ट के अंदर हमने वैल्यू शो करवानी है सारी जो भी यहाँ पे गेट होगी, यानी कि 3 इनपुट फील्ड होगी, तीनों इनपुट फील्ड की वैल्यू हमने सिर्फ एक ही बटन से गेट करनी है। बटन पे क्लिक हो उसकी वैल्यू गेट हो गए, वो अलर्ट के बॉक्स के अंदर शो करवा दें। तो ये भी एक छोटा सा टास्क है। तो ये 2-3 मिनट के या मैक्सिमम 5-7 मिनट के टास्क होंगे, 4 टास्क छोटे छोटे, ये आपने करनी है। अब ये भी हो गया हमारे पास। अब हमारे पास आगे हम छोटा सा एक सिस्टम बनाते हैं पासवर्ड चेक वाला। जैसे आपको पता हो गया हमारे पास ना इनपुट फील्ड्स फॉर्म्स होते हैं, तो फॉर्म में हम कहते हैं जैसे पासवर्ड एंटर करते हैं वो हमें बता देते हैं कि आपका पासवर्ड वीक है या स्ट्रॉन्ग है। तो इस तरह का हम सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, तो वो सिस्टम कैसे बना सकते हैं, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 3 चीज़ें यूज़ करेंगे। हमारे पास एक हेडिंग है, उसके लिए हमें सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, एक हमें इनपुट फील्ड चाहिए और दूसरा हमें बटन चाहिए, ठीक है, और एक पैराग्राफ भी चाहिए हमें। तो पैराग्राफ में हम बताएंगे कि आपका पासवर्ड वीक है या स्ट्रॉन्ग है। तो हम क्या करते हैं, पैराग्राफ बना के इसको भी आईडी सेट कर देते हैं, एक को लगा के इसको हम कह देते हैं पैरा, ठीक है, और इसको एम्प्टी रख देते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम मैसेज हो गया, अभी मैसेज कोई शो नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास भी कोई मैसेज शो नहीं हो रहा, तो हम इसके अंदर मैसेज शो करवाएंगे कि ये पासवर्ड हमारा स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनपुट फील्ड को गेट करेंगे आईडी के बेस पे, फिर बटन को गेट करेंगे क्लास की बेस पे, फिर ये भी हमारे पैराग्राफ क्लास की बेस पे बनाया है, तो हम इसको कर देते हैं आईडी कर देते हैं कि आईडी की बेस पे गेट करें। तो ये हमने क्या किया, सबसे ऊपर हमने आईडीज़ की बेस पे और क्लास की बेस पे सारे अपने वेरिएबल गेट कर लिए। तो नीचे आप बनाते हैं कि जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक हो, बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर, कि जैसे उस पर क्लिक का इवेंट चले हमने क्या करना है, जो इनपुट फील्ड है उसकी वैल्यू गेट करनी है। इसको करना है फैटर फंक्शन, जो इनपुट फील्ड है उसकी वैल्यू गेट हो, तो उसकी वैल्यू गेट करने के लिए हम क्या कहते हैं, सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं उसकी इनपुट वैल्यू के लिए। इनपुट वैल्यू इक्वल टू, हमने क्या करना है, इनपुट फील्ड की वैल्यू गेट करनी है, तो हम क्या करें, इनपुट फील्ड डॉट वैल्यू। ऊपर भी हमने किया है जैसे हम उसके अंदर वैल्यू सारी गेट करना चाह रहे हैं कि यूज़र ने क्या एंटर किया, तो हम इनपुट डॉट वैल्यू के जरिए गेट करते हैं।
अब हम क्या कहते हैं, इस पर कंडीशन लगा देते हैं कि इफ़ इनपुट वैल्यू हमारे पास ट्रिपल इक्वल टू एम्प्टी है, एम्प्टी एम्प्टी स्ट्रिंग है, इसका मतलब ये खाली है, तो हमने क्या करना है, एक अलर्ट शो करवाना है और इसके अंदर यूज़र को शो करवा देना है कि प्लीज़ एंटर दी पासवर्ड। अभी के लिए इतना काम करते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। अब इसको रिफ्रेश किया, अब यूज़र ने कोई भी पासवर्ड एंटर नहीं किया, हम इसको बटन को प्रेस करते हैं। जैसे बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? बटन डॉट एड इवेंट लिस्टेड इनपुट वैल्यू लगाना, हमने इनपुट वैल्यू यहाँ पे लगेगी। ये इसको रिफ्रेश किया, जैसे हमने गेट वाला बटन प्रेस किया तो हमने कोई वैल्यू एंटर नहीं की, तो उसने हमें मैसेज शो करवा दिया कि एंटर योर पासवर्ड, कि हमने पासवर्ड एंटर नहीं किया हुआ। तो ठीक है, ये हमारा केस ठीक हो गया। अब हम सेकंड कंडीशन लगाते हैं कि इफ़ हमारे पास जो इनपुट फील्ड है उसकी जो लेंथ है, जैसे हमने अरे के अंदर किया था लेंथ, इसी तरीके से हम यहाँ पे भी लेंथ कर सकते हैं। लेंथ अगर कम है 6 से, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पैराग्राफ है, पैराग्राफ को हमने किसके जरिए गेट किया था, अभी गेट ही नहीं किया हमने। अब कांस्टेंट पैरा इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी का नाम हमारे पैराग्राफ के केस में आईडी का नाम हमारे पास है पैरा। हमने इसको कॉपी किया और इसको पास किया, तो लास्ट में हम इसको पैरा को करेंगे कि पैरा के अंदर जो टेक्स्ट होगा उसको चेंज कर दें, डॉट इनर एचटीएमएल, इसको इक्वल कर दो वीक पासवर्ड के, कि ये पासवर्ड आपका जो है ना वीक है, और इसका जो कलर है वो भी चेंज करना है हमने। तो हम क्या करेंगे, पैरा डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल टू रेड हो जाए। ठीक है, अगर ये हमारे पास कंडीशन है, अगर यूज़र 6 से कम डाटा एंटर करता है तो ये हमारा वीक वाला चल जाएगा। अगर 6 से ज़्यादा करता है तो उसके केस में हमने या तो एल्स केस लगा सकते हैं, अगर एल्स केस नहीं लगाना तो हम यहाँ इधर ही मैसेज लिख देते हैं कि उसके केस में हमने क्या करना है, पैरा जो होगा डॉट इंटर एचटीएमएल को चेंज करके इक्वल कर देना है हमने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, और इस तरह का हमने पैरा का कलर जो है इनर पैरा डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल टू ग्रीन, ग्रीन छोटा है। अब इसको रिफ्रेश करते हैं। अब अगर यूज़र फील्ड को खाली छोड़ देगा, बटन प्रेस करेगा, हमारे पास मैसेज आ जाएगा कि यूज़र अपना पासवर्ड एंटर करो। अगर और ये हमारा केस क्यों आ रहा है, ठीक है, इसको हमें रैप करना पड़ेगा उसके अंदर ही, एल्स केस के अंदर ही। और हमने एक चीज़ की थी रिटर्न केस, तो आपने क्या करना है, रिटर्न केस को चला देना यहाँ से, रिटर्न को इसके इनपुट फील्ड के अंदर जैसे हमारे पास अलर्ट मैसेज है तो रिटर्न वाला कीवर्ड चल जाए। इससे क्या होगा, जैसे ये मैसेज खत्म होगा तो वो बाहर चले जाएगा। अभी क्या कर रहा था, वो नीचे जो मैसेज है वो सारे शो करवा देता, तो हमने क्या करना है, इसको रिमूव कर देना यहाँ से कि वो फंक्शन से बाहर चले जाए, ताकि वो नीचे वाले मैसेज वाला मैसेज प्रिंट किया, हमारे पास मैसेज शो हो गया। मैंने क्लोज किया तो कुछ भी शो नहीं हो रहा। अब मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 6 करेक्टर्स, 1 2 3 4 5 6 किया एंटर, गेट मैसेज पे क्लिक किया, नीचे शो करवा दिया कि हमारा पासवर्ड जो है स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं 5 करता हूँ, मैंने जैसे भी शो करवाना है स्ट्रॉन्ग वाला, ये क्यों करवाना है, ठीक है ना वो इनपुट फील्ड जो एंड में होती है, इनपुट वैल्यू डॉट एम्प्टी के, जैसे हम वैल्यू करेंगे 1 2 4 5 6, तो ये शो करेगा स्टैंड वेरिएबल। वैल्यू पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है, हमारी इनपुट फील्ड एम्प्टी हो गई। ठीक है, लेकिन अगर आप वैसे इसको रिफ्रेश करेंगे, सिर्फ 5 करेंगे, 1 2 3 4 5, और जैसे गेट का वैसे प्रिंट करेंगे, अभी भी शो करवा रहा है, ये क्यों करवा रहा है, रिफ्रेश किया और यहाँ पे 5 एंटर किए, 4 करना है, तो जैसे बटन को प्रेस किया स्ट्रॉन्ग पासवर्ड
अच्छा जी, वैल्यू हमने पासवर्ड डॉट वैल्यू डॉट लिखना है, तो हमने एक मिस्टेक यहाँ पे की थी, हमने वैल्यू यूज़ किया, तो हमने यहाँ पे करना है इनपुट डॉट वैल्यू, इस तरीके से। अब इसको रिफ्रेश करेंगे, जैसे हम फील्ड के अंदर ये डाटा एंटर करेंगे तो ये क्या हमें क्या करें, रोज़ पासवर्ड का मैसेज शो करवाएगा। अब इसने क्या किया, हमारा मैसेज क्लियर कर दिया, इनपुट फील्ड हमारी क्लियर होगी। लेकिन जब हम 6 डाटा एंटर करते हैं, यानी कि 6 या 6 से ज़्यादा एंटर करेंगे कोई भी नंबर, तो जैसे गेट का मैसेज क्लिक करेंगे हमें स्ट्रॉन्ग मैसेज शो करेगा। तो इस तरीके से क्या हम पासवर्ड चेकर भी बना सकते हैं। तो ये हमने क्या किया, एक छोटा सा फंक्शन बनाया है या छोटा सा कोड लिखा है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, यूज़र का पासवर्ड चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से पासवर्ड चेकर भी बना ये सकते हैं। ये ऑटो पे U2 का क्या मतलब? ये फंक्शन है, आप ऑटो पे चलाओगे तो काफी रिजल्ट है ऑटो माशाल्लाह। ऑटो ये है। हाँ, इस पे रख के आप चलाओ, इजीली चलेगा। समझ गए। ये तो रूल्स हैं, इसको फिर आपको ना सेटिंग करनी पड़ेगी। मैं अंदर जाके ब्राइटनेस और ये वो सेट करनी आई रैश शटर ये अच्छा ऑटो पे ठीक है। ठीक अभी ना रिकॉर्डिंग करनी है उसके ब्रॉडकास्टिंग थोड़ी सी। अब हम क्या करते हैं, पासवर्ड चेकर, ठीक है। अब ना हमारे पास सिर्फ एक लास्ट चीज़ रह गई है, हमने वो सीख लिया कि हम टू डू लिस्ट कैसे बना सकते हैं। तो उसके अंदर हमारे पास 2 फंक्शन नहीं है, वो भी छोटा सा इतना कोड है, वो उसको कर लेते हैं। उसके बाद हमारा है ना क्या लैंग जावास्क्रिप्ट। कैसे आगे पीछे होता है? इसका नहीं होता? क्या चीज़ का है? इसका लैंग आगे होगा बता। तो हाथ से, हाँ, इसका ऑटो ये देखो। इसका आपने हाथ से सेट हाँ, करना और अगर आप इस तरफ से ज्यादा घुमा दोगे ये लॉक हो लॉक हो जाएगा, ये मुझे पता लग गया। जाएगा। ये अगर आप मैनुअल करोगे तब होगा, वरना ऑटो पे ऑटो ही चलेगा। बस आपने ज़ूम इन आउट करना है, वो फोकस आप खुद ही कर लेंगे। अब तो हम छोटा सा काम करेंगे, हमने टू डू लिस्ट बनानी है। क्योंकि टू डू लिस्ट कैसे बना सकते हैं, उसके लिए भी हमने हमारे पास ना सेम ईच फंक्शन यूज़ होंगे। ताकि एक इनपुट फील्ड हमारे पास यूज़ होगी और एक हमारे पास बटन यूज़ होगा। जैसे बटन में हम क्लिक करेंगे तो नीचे ना एक अनऑर्डर लिस्ट बना के ना उसके अंदर लिस्ट आइटम्स ऐड कर देगा। तो हमने क्या करना है, अब एक अनऑर्डर लिस्ट बनानी है, टू डू लिस्ट बनानी है। तो हम इसके अंदर लिख देंगे टू डू लिस्ट, टू डू लिस्ट। तो सेम हमने क्या करना है, इनपुट फील्ड अपनी गेट करनी है। इसके लिए हमने एक यूएल भी बनानी पड़ेगी और हम टू डू लिस्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पे एक हमने बना देना है यूएल और इसको हमने आईडी असाइन कर देनी है, क्लास में आईडी असाइन करेंगे टू डू लिस्ट। हमने इसको कॉपी करना है, कॉपी करके सबसे ऊपर पास करेंगे कांस्टेंट टू डू इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब जैसे बटन के ऊपर क्लिक हो, ऐड इवेंट लिसनर, क्लिक का इवेंट चलेगा। हमने क्या करना है, इनपुट फील्ड की जो वैल्यू होगी वो गेट करेंगे। इसको हम मूव कर देते हैं, कांस्टेंट इनपुट वैल्यू इक्वल टू इनपुट फील्ड डॉट वैल्यू। तो ये क्या करेगा, इनपुट की वैल्यू गेट करेगा। उसके बाद हमने क्या करना है, जैसे इनपुट की वैल्यू गेट हो, हमने एक न्यू एलिमेंट क्रिएट करना है, क्रिएट, बल्कि एक मैसेज पहले प्रिंट कर देंगे ये वाला सेम इस तरीके से कि यूज़र वैल्यू एंटर करे इसको, ठीक है। अगर इनपुट की वैल्यू एम्प्टी होती है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक न्यू बनाएंगे टू डू आइटम, ठीक है, इक्वल टू हमने क्या करना है, क्रिएट एलिमेंट करेंगे। क्रिएट एलिमेंट क्या करता है, ये फंक्शन हमारा किसी भी HTML का ना न्यू एलिमेंट क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हमने इस फंक्शन को यूज़ करना है। अब हमने क्या बनाना है, कौन सा न्यू एलिमेंट बनाना है। आपको पता है कि जो अनऑर्डर लिस्ट होती है यूएल, उसके अंदर हमारे पास क्या आती है, एलआईज आती है। एलआईज हमारे पास होती है लिस्ट आइटम्स होती है। तो लिस्ट की आइटम हमने क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एलआई और इसके अंदर टू डू
आइटम के अंदर हमने क्या करना है, जो भी इनपुट के अंदर यूज़र ने वैल्यू एंटर की होगी, डॉट इनर HTML इक्वल कर देनी है हमने जो भी इनपुट की वैल्यू एंटर की होगी। ठीक है, इतना काम करने के बाद हमने क्या करना है जो भी हमारे पास जो टू डू है उसके अंदर अपेंड करवा देना है। टू डू इसके अंदर हम करेंगे डॉट अपेंड। अब अपेंड क्या करेगा, अपेंड का मतलब होता है कि हमने, आपको पता है कि यूएल के अंदर हमने एल बनानी है, तो हमने क्या करना है, एल क्रिएट करेगा, क्रिएट करा के उसको अपेंड करवाएगा, यानी कि उसके अंदर ऐड कर देगा जो अनऑर्डर लिस्ट है यूएल उसके अंदर ऐड कर देगा। तो इससे क्या होगा कि हम जैसे कोई वर्ड एंटर करेंगे इनपुट के अंदर, बटन प्रेस करेंगे, हमारे पास एक न्यू एल क्रिएट होगी और यूएल के अंदर चली जाएगी। इस तरीके से फिर दूसरा नंबर एंटर करेंगे, एक एल न्यू क्रिएट होगी, वो दोबारा उसके अंदर जो है ना पुट हो जाएगी यूएल के अंदर। अपेंड चाइल्ड, और इसके अंदर हमने क्या करना है, टू डू आइटम को ऐड कर देना है। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इनपुट फील्ड को एम्प्टी कर देंगे, इनपुट डॉट वैल्यू इक्वल टू एम्प्टी। अब चेक करते हैं कि हमारे पास क्या होता है। तो इसको रिफ्रेश किया, बटन प्रेस किया, कुछ भी यूज़र ने एंटर नहीं किया होता तो हमारे पास कंसोल का मैसेज आ गया। कंसोल का हम यहाँ पे करते हैं, प्लीज़ एंटर द आइटम। फिर रिफ्रेश किया, बटन प्रेस किया तो मैसेज आ गया एंटर द आइटम। अब यहाँ पे आइटम एंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट से हम बनाना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ उसको उर्दू, URDU उर्दू लिखे। जैसे मैं एंटर पे प्रेस करूँगा वो क्या करेगा, हमारा न्यू एलिमेंट क्रिएट करना चाहिए था लेकिन उसने नहीं किया। उसके पास एक एरर आ गया, इज़ नॉट डिफाइंड हमारे पास था। मैं इधर से देखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट इनर HTML हमारे पास है क्योंकि हम डॉक्यूमेंट के साथ काम कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट हमारे पास होगा यहाँ पे, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। अब इसको रिफ्रेश करेंगे, मैं जैसे ही यहाँ पे कोई नंबर एंटर करूँगा, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश एंटर करते हैं, गेट किया तो उसने क्या किया, एक यूएल बनाई, उसके अंदर न्यू एलिमेंट ऐड कर दिया। तो इससे क्या होगा, वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे इनपुट फील्ड आएगा हमारे पास, ऐसे इसको रिफ्रेश किया। अब क्या करेंगे, हम इंग्लिश में लिखा इसके अंदर, एंटर प्रेस किया, उसने क्या किया, एक लिस्ट बनाई, उसके अंदर एलिमेंट ऐड कर दिया। इस तरीके से हम उर्दू लिखेंगे। उसने क्या किया, जैसे हमने बटन प्रेस किया उसने फील्ड को एम्प्टी किया और नीचे न्यू लिस्ट आए। इस तरीके से हम क्या करें, टू डू लिस्ट बना सकते हैं। तो ये टू डू लिस्ट का भी हमारा कोड हो गया। तो डॉक्यूमेंट को यूज़ करके और इवेंट लिस्टर को यूज़ करके हम कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। हम कोई भी फॉर्म जो है ना, इनपुट का फॉर्म या कॉन्टैक्ट का फॉर्म, लॉगिन का फॉर्म, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म, उनको फिल करके उनका डाटा गेट करना हो, वो भी हमने सीख लिया कैसे गेट कर सकते हैं। इसके बाद एक पासवर्ड चेकर हमने बनाना था, वो हमने बना के देखिए कैसे बना सकते हैं। टू डू लिस्ट बनानी सीखी हमने। तो ये सारा हमारा डोंग की मदद से होता है। तो डोंग को यूज़ करके आप सारा काम कर सकते हैं, HTML के किसी भी एलिमेंट को गेट कर सकते हैं, उस पर कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सारा जो है ना इतना कोड था, जैसे कि सिर्फ ओनली 79 लाइन्स हैं। तो यानी कि 79 लाइन्स को हमने यूज़ करके अपना 3 चीज़ें बनानी सीख ली। फॉर्म सबमिशन भी सीख ली हमने, टू डू लिस्ट बनानी सीख ली, पासवर्ड चेकर सीख ली। तो छोटे छोटे इसके फंक्शंस बन रहे हैं। ये छोटे छोटे ब्लॉक लिख के हम अपना बड़े बड़े काम एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी सारी जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज हमारी ये जावास्क्रिप्ट बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब इसके ऊपर आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। जो मैंने 4-5 टास्क दिए हैं आपको छोटे छोटे, वो आपने टास्क परफॉर्म करने हैं। तो कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं।